स्टार्ट। हाय। जैसे कि हम लोग सब लोग आज पोहा प्रोजेक्ट, जो कि एक फूड इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बेहतरीन सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर हम लोग आज सारे लोग जो जुड़ रहे हैं, आज मैंने देखा मैक्सिमम 1000 से भी ज़्यादा लोग हमें जुड़े हुए हैं इस लाइव इवेंट के अंदर। और यहाँ पे इस इवेंट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पोहा प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या। पोहा प्रोजेक्ट की बारीकियाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग हर एक टेक्निकल चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप मुझे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको टेक्निकल हो या लीगलिटी हो या सेल्स रिलेटेड हो या मार्केटिंग रिलेटेड हो, जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आप मुझे डायरेक्टली आपके जो पैनल जो जहाँ से आपने लॉगिन किया है वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो वहाँ पे। जैसे ही आप जो क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपका क्वेश्चन यूनिक है और मुझे ऐसा लगा कि आपका क्वेश्चन और जितने लोग हमसे जुड़े हैं इस इवेंट के अंदर उनको जानना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो इसी इवेंट पैनल के अंदर छोड़ूंगा या अपने यूट्यूब के अंदर मैं उसको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चंस जो है, जैसे कि हम लोग डिस्कस करते करते मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने क्रिएट करूंगा, वो क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क करने के लिए दूंगा या आपको स्टडी करने के लिए दूंगा। जिससे क्या होगा कि देखो, एक होता है प्रोजेक्ट मुझे करना है, ठीक है, एक होता है मुझे प्रोजेक्ट करना है, और एक होता है कि आई वॉन्ट टू डू, मुझे करना ही है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब आप स्टडी करते हो, देखो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी काम हो दुनिया के अंदर, किसी भी प्रकार का काम हो, वो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पहले ये पॉइंट आप समझ लो। देखो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है, लेकिन उसको करने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका और उसमें से मुनाफा, उसमें से प्रॉफिट कमाने का जो तरीका है, वो की बॉस आपको आनी चाहिए। वो जो चाबी है वो आपको आनी चाहिए। देखो बिजनेस को हम लोग बोलते हैं ना कि मान लो फूड इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग बात करें तो बहुत सारे आजकल नमकीन के फैक्ट्रीज हम लोग देखते हैं, लेकिन नमकीन के फैक्ट्रीज अगर हम लोग देखते हैं तो सारे लोग सक्सेस नहीं है। मशीन आप अगर देखोगे, अरे वही मशीन वहां लगा है, यहाँ पे भी वही मशीन लगा है, लेकिन एक बंदा जो है एक अपना एक प्रॉपर वे में प्लानिंग करता है, अपने बिजनेस का बिजनेस प्लान लिखता है, स्ट्रेटेजी लिखता है, मार्केटिंग प्लान बनाता है, सेल्स प्लान बनाता है, उसके बाद में प्लान बनाने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करता है और तब जाके वो सक्सेस पाता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ते हैं, लगभग हजारों की तादाद में लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे फोन पे या व्हाट्सएप पे, ईमेल पे मुझे मैं नहीं आपसे कनेक्ट कर पाता हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे अकाउंट पे, मेरे ईमेल पे अपना क्वेश्चंस भेज देते हैं कि सर ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, मैं आपको एक क्लियर करता हूँ चीज आज। अगर आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसको प्रॉपर प्लानिंग, अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर आपके पास आए हैं तो हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करने के हिसाब से आए हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर होता क्या है एक्चुअली, प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग, क्या होता है कि किसी से इंस्पायर्ड हो जाते हो, किसी चीज से आप इंस्पायर्ड हो जाते हो, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे कि आग लग रही है और आग की चिंगारियां उड़ रही है और वो एक चिंगारी से आप एक इंस्पायर हो जाते हो, लेकिन जैसे वो चिंगारी दूर चली जाती है उस आग से, तो वो चिंगारी जो है धीमे 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 बोल के ऐश होके चली जाती है। पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है। तो उस चिंगारी को आग बनाना है आपको, उस चिंगारी को आपको एक प्रॉपर वे में सुलगाना है, उस चिंगारी से आपको अपना फ्यूचर क्रिएट करना है, उस चिंगारी से आपको आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक रॉकेट की तरह सक्सेस रेशो में लेके जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो इसके अंदर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आप जो पोहा प्रोजेक्ट आपने जो सिलेक्ट किया है, देखो इवेंट मैंने इसके लिए कॉल किया है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी इन्फो आपको अवेलेबल है, या आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन इवेंट क्यों करते हैं हम लोग? पहली पॉइंट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपके इवेंट को आने के लिए हमें 5,000 खर्च करना पड़ता है, 10,000 खर्च करना पड़ता है, 3,000 खर्च करना पड़ता है। और इवेंट ये क्या होता है? फूड इंडस्ट्री का एग्जीबिशन सुना है, फूड इंडस्ट्री का हम लोग एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं, फूड इंडस्ट्री के बारे में हम लोग जानकारी के लिए हम लोग कोर्सेस करते हैं, बट व्हाट इज द इवेंट? इवेंट क्यों? इवेंट प्रोग्राम क्यों? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर इवेंट क्यों? तो मैं ये बताना चाहता हूं, देखो जब आप स्टडी केस करना स्टार्ट करते हो, देखो एक स्टेप होता है, जैसे आप कोई एक स्कूल में जाते हो तो पहले आपको डायरेक्टली फर्स्ट स्टैंडर्ड या डायरेक्टली फिफ्थ स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में नहीं डाला जाता है। आप पहले क्या करते हो, नर्सरी के अंदर, प्ले हाउस के अंदर आप पहले एडमिशन लेते हो, थोड़ी सारी चीजों को समझते हो, ठीक है, और फिर आप स्टेप 1 में जाते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, जैसे आपका ग्रेडिंग बढ़ता है वैसे आपका नॉलेज अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड तक आप पहुंच जाते हो, तो 10th के बाद में आपके पास वेरियस फील्ड्स हो जाती है। आप आईटीआई कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, साइंस साइड जा सकते हो, कॉमर्स साइड जा सकते हो, आर्ट साइड जा सकते हो। इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है आपके अंदर कि किस फील्ड के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे कुछ सोच नहीं पाते, मेरा फ्रेंड कर रहा है इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरा वो फलाना फलाना दोस्त कर रहा है इसके लिए मैं जा रहा हूं। तो यहां पे भी क्या आप वही कर रहे हो? मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पे भी, भाई मैंने सुना है पोहा का प्रोजेक्ट बहुत प्रॉफिटेबल है, पोहा का प्रोजेक्ट के अंदर बहुत मार्जिन है, पोहा के प्रोजेक्ट करने से हम लोग को बहुत प्रॉफिट गेन हो सकता है। अगर ये सुन के अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, फिर जाके प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो बॉस आप गलत राह पे हो। तो पहले इवेंट इसके लिए करते हैं हम लोग ताकि आप उस प्रोजेक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन आप प्रॉपरली समझ सके। अगर वो बेसिक चीज आपके और उस प्रोजेक्ट के बीच में अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीजें मैं तो क्लियर हूं और अब मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूं, तो मैं ये सबको सजेस्ट नहीं करूंगा कि डायरेक्टली आप जंप फॉर द प्रोजेक्ट, अब डायरेक्टली जाओ, इवेंट खत्म हो गया अब डायरेक्टली जाओ प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। नो, मैं कहूंगा अब आपको इवेंट के अंदर अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर हो रही है तो आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप लेवल पे, आपको जाना है उस प्रोजेक्ट की स्टडी करने के लिए, ठीक है। पॉइंट आपको समझ में है? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया? देखो वेरियस फील्ड्स आ गए आपके सामने, वेरियस फील्ड्स आने के बाद में आप फील्ड चूज करो, उसके अंदर मास्टरी करनी है। मास्टरी करनी है अभी, जैसे कि आपने दिमाग में ले लिया कि भाई मुझे साइंस साइड लेना है, इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर बनना है, अभी बने नहीं हो, आपको इंजीनियर बनना है, अभी बने नहीं हो, तो आप क्या करोगे, उसकी तैयारी स्टार्ट करोगे, उसकी स्टडी स्टार्ट करोगे और उसके एग्जामिनेशंस पास आउट करोगे, उस एग्जाम को क्रैक करोगे और आप इंजीनियर बन जाओगे। अगर आप आर्ट्स ले रहे हो, आपने सोचा कि मुझे एमपीएससी यूपीएससी कुछ क्रैक करना है, तो आप डायरेक्टली एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम को नहीं जाओगे, आप बेसिक लेवल से आप स्टार्ट करोगे और वहां पे जाके आप डायरेक्टली एग्जाम दोगे, उस एग्जाम को क्रैक करोगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। आपको जब हम लोगों ने इसलिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया ताकि आप बेसिक चीजें समझ सको, आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रोजेक्ट अपने एरिया के लिए, मेरे लिए ये सही है, तो आप सेकेंड स्टेप जाएंगे, उस प्रोजेक्ट की स्टडी करोगे और उसके बाद में उसको स्टडी करने के बाद में खुद को एनालाइज करोगे, ठीक है। एनालाइज करोगे, उसको जज करोगे कि भाई ये प्रोजेक्ट मैंने समझ तो लिया है, मैंने जान लिया है ये प्रोजेक्ट करना कैसा है, ये मुझे सब आइडिया आ गया है, अब मैं कर सकता हूं या नहीं, इसको एग्जामिन करना है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। और उस एग्जामिन को अगर आपको लग रहा है कि पास हो गए, देखो यहाँ पे आपको जज करने के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पे आपके एग्जाम लेने के लिए कोई नहीं बैठा है, यहाँ पे आप खुद को जज करोगे, ठीक है। और मैं ये समझता हूं खुद को कोई फंसा नहीं सकता, खुद को कोई मतलब खुद को हम लोग कोई गलत सजेशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इवेंट इसके लिए ताकि आप इस प्रोजेक्ट को समझ सको। सेकेंड स्टेप, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए है तो सेकेंड स्टेप आप जाओगे, स्टडी करोगे उस प्रोजेक्ट को। स्टडी करने के बाद में आपको थर्ड प्रोसेस करना है, आपको खुद को एग्जामिन करना है, आपको खुद को एग्जामिन करना है कि भाई ये प्रोजेक्ट, हाँ मैं ये प्रोजेक्ट कर सकता हूं। और आफ्टर दैट आप प्रोजेक्ट वो कर सकते हो, ठीक है।
तो आपको बेसिक चीजें मैंने समझा दी है, क्लियर किया है कि भाई बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था, सर हमें ये प्रोजेक्ट करना है, हम लोग आप मुझे जस्ट स्टडी रिपोर्ट का क्या जो भी चार्ज रहेगा आप बता दो, या आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें डायरेक्टली दे दो, आप एक काम करो ये चार्जेस ले लो और हमें पेड करके दे दो। नो बॉस, मैंने उन्हें भी कहा है कि आप भले ही मुझसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लो, जो भी हो, पहले आप इवेंट अटेंड करो, पहले आप इवेंट अटेंड करो। इवेंट अटेंड करने के बाद में आप समझ पाओगे कि ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, ये प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये प्रोजेक्ट को स्टडी कैसे करना है, ठीक है। और आफ्टर दैट आपको लग रहा है कि भाई हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप के अंदर, कि पहला क्वेश्चन है हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस। पोहा मैन्युफैक्चरिंग, पोहा प्रोडक्ट, पोहा ट्रेडिंग, पोहा सेलिंग, इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। आजकल तो ट्रिमेंडस स्कोप है। अगर हम लोग ये देखेंगे, पोहा एक प्रोडक्ट अगर हम लोग देखते हैं, ऐसे पकड़ते हैं हम लोग, एक पोहा प्रोडक्ट है और वो सिर्फ और सिर्फ होटल्स के अंदर अवेलेबल। हम लोग एजम करते हैं, हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं उदाहरण के तौर पे, कि पोहा जो है ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ होटल इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। अगर आप देखोगे 65% अबाव होटल्स के अंदर पोहा रेसिपी अवेलेबल है, पोहा प्रोडक्ट, पोहा फूड रेसिपी, पोहा जो है वो अवेलेबल है, मिलता है और बड़े पैमाने पे उसकी सेलिंग होती है। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ फूड इंडस्ट्री के अंदर से एक प्रोडक्ट मैंने लिया, वो प्रोडक्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ होटल इंडस्ट्री को कवर कर रहा हूं, और मैंने जो डायरेक्टली स्टॉल्स है, जो डायरेक्टली घरों के अंदर रेसिपी बनती है, मैंने उनको साइड में रखा है। अब बस कंसंट्रेट करते हैं हम लोग फूड इंडस्ट्री के अंदर। फूड इंडस्ट्री से मैंने लिया होटल इंडस्ट्री के अंदर मैंने लिया मॉर्निंग के अंदर ये डिश जो है काफी बड़े पैमाने पे बनते हैं। 65% पूरे भारत के अंदर, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपनी भारत के ऊपर बात करेंगे। इंडिया के अंदर मैक्स टू मैक्स 65% होटल्स के अंदर ये रेसिपी है। और ये जो अखड़े में बता रहा हूँ, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर वे और सर्वे रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी रिपोर्ट शेयर करूंगा कि कैसे जो पोहा का जो ग्रोथ है वो कितना बढ़ा है, कितने टनेज में बढ़ा है, वो भी प्रॉपर रिपोर्ट के साथ में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि ये बिजनेस का स्कोप क्या है, इस बिजनेस को कितना डिमांड है, इस बिजनेस की ग्रोथ क्या है, इस बिजनेस को हम लोग भारत के अंदर कितने लेवल पे, कितने बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। तो स्कोप अगर हम लोग देखेंगे, नाउ डेज इन इंडिया एज वेल एज इन फॉरेन कंट्री, पोहा प्रोडक्ट हैज ग्रेट डिमांड, इट इज अ नीड। अब ये नीड बन चुका है, ये नीड इसलिए बन चुका है क्योंकि ये पोहा जो है इसके अंदर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, देखो आजकल जो है ना पिज्जा बर्गर का जमाना तो स्टार्ट हो गया है, तो इसके वजह से क्या हुआ है कि जैसे पोहा जो है ये महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर डिश चलती है, लेकिन ये पोहा के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है हम लोग अगर देखेंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हम लोग अगर देखेंगे तो ये ज्यादा अच्छे पैमाने पे है, फैट्स अच्छे हैं इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं, फाइबर्स अच्छे हैं, तो इसके ये पौष्टिक आहार है। तो उसके हिसाब से बहुत सारे होटल्स के अंदर इंडिया के अलग अलग जगहों पे जहां पे ये डिश पता नहीं थी, वहां पे भी ये डिश मिलना स्टार्ट हो गया है, और इसका ग्रोथ रेशो जो है ये लगभग हायर रेशो के अंदर चला जा चुका है। और ये राइस जो है, अगर जैसे कि हम लोग हमारे यहाँ पे पोहा अगर हम लोग इसको नाम दे रहे हैं तो इसका अलग दूसरा नाम है राइस फ्लेक्स, ठीक है। जैसे कोई एक चीज को आप चिपटा बना देते हो और उसको सुखा देते हो तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग फ्लेक्स। तो फ्लेक्स जो है ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर इसकी डिमांड ज्यादा है। ये लोग सीरियल्स आफ्टर दैट कुछ ऐसे पौष्टिक आहार ये लोग न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट के अंदर ये लोग चाहते हैं ताकि उनको अच्छा पौष्टिक उनको मिले, प्रोटीन्स और आहार उनको अच्छा मिले। तो फॉरेन में भी काफ़ी अच्छी सारी इसकी डिमांड चल रही है, और इसके रेसिपीज तो बहुत सारे आजकल मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके से बनाने के रेसिपीज अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पर रेसिपीज के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम लोग प्योरली बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर,
ठीक है। तो यहाँ पे तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये बिजनेस के लिए स्कोप तो ट्रिमेंडस है। ये बिजनेस के लिए एक चीज अगर हम लोग दूसरी एक नोटिस करेंगे, अगर सॉफ्ट कॉर्नर देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट को साइड में रखते हैं। आप लोगों को क्या दे रहे हो? लोगों को जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो। लोगों की हेल्थ को जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो वो एक अच्छी खासा आप प्रोडक्ट दे रहे हो, है ना। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी अच्छा है। आप कोई गलत चीज नहीं बेच रहे हो। आप कोई फूड इंडस्ट्री के अंदर या नशे वाली चीज नहीं बेच रहे हो। आप एक पौष्टिक आहार चीज, न्यूट्रिशनल चीज आप बेच रहे हो। तो अंदर से वैसे भी आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी कि हाँ मैं कुछ अच्छा बेच रहा हूँ, और 4 लोगों के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये परफेक्ट चीज हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट कॉर्नर की बात है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इवेंट। ठीक है, लेकिन जब जस्ट मेरे दिमाग में आया ये पॉइंट कि भाई मुझे आपको शेयर करना चाहिए, कि क्योंकि ये पॉइंट इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं गलत तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा जो भी प्रोजेक्ट करो, आप देखो कि सामने वाले की हेल्थ के ऊपर कुछ इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। आप कोई चीज जो दे रहे हो, जो बेच रहे हो, वो परफेक्ट होनी चाहिए और न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसको अच्छी मिलनी चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट के साथ में, पैसों के साथ में दुआई भी मिले। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे पॉइंट के ऊपर। मतलब ये तो पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि भाई ये जो पोहा प्रोजेक्शन है ये स्कोप तो इसके लिए अच्छा है। अब हम लोग देखेंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट की स्टडी करने के टाइम में हमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या हमें सीखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करना चाहूंगा आपको। अगर आप इवेंट लाइव चल रहा है, बिकॉज ये नेक्स्ट टाइम आपको रिपीट शायद मिलेगा या नहीं पता नहीं मुझे, वो मेरे डेवलपर टीम को पता है कि ये अभी तो लाइव स्ट्रीम चल रहा है। अगर रिकॉर्डेड क्लिप होगा तो ठीक है, नहीं अगर ये क्लिप आपको रिकॉर्डेड वापस से नहीं मिल रही है तो आप एक काम कीजिए, आप प्लीज बुक और पेन आपके साथ में लीजिए, ये वीडियो आप लाइव स्ट्रीम करते समय, ताकि आप हर एक पॉइंट को नोट कर पाए कि हमें ये प्रोजेक्ट करने के वक्त के अंदर, हमें ये प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए कौन कौन से चीजों की जरूरत है, कौन कौन से चीजों की हमें इसकी जरूरत है। ओके, अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, नेक्स्ट हमें इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्शन की जो गाइड है वो हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। गाइड क्या होती है? अरे भाई ये गाइड क्या होती है? गाइड एक ऐसी चीज है, एक प्रोजेक्ट जो आप चीज कर रहे हो, तो जैसे होता है ना कि आप कोई, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, या अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, या आप कोई लाइफ के ऊपर कुछ चीज़ बना रहे हो, तो उसकी एक गाइड होती है ना, गाइड होती है। तो गाइड ये इम्पोर्टेंट इसके लिए होती है कि ताकि आप जब बिजनेस करो तब हर एक वक्त में अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने आएंगे। हर एक वक्त के अंदर आपके सामने कुछ ना कुछ सिचुएशंस आएंगी, और उस वक्त यू नीड अ गाइड, आपको गाइड की जरूरत है। और गाइड जो होता है ना सर, ऐसे होना चाहिए कि भाई तुरंत आपके साथ में हो। कुछ लोग अपने पॉकेट के अंदर कुछ डायरी रखते हैं ताकि पर्सनल चीजें लिख के रखते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने लाइफ के अंदर डायरी के अंदर डायरी लिखते हैं ताकि पता चले कि भाई अपनी लाइफ के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है और हमें क्या और करना चाहिए। कुछ लोग जो है अपनी स्टडीज को सीरियस वे में करते हैं, ठीक है। और सीरियस वे में जब कर रहा है बंदा, अब जैसे कि इंजीनियरिंग कर रहा है, सिर्फ सर या लेक्चरर जो सिखा रहा है वही वो पढ़ता नहीं है। वो क्या करता है, अगर सीरियसली वो कुछ उसके अंदर अच्छा सीखना चाह रहा है, व्हाट ही डू, ही रेफर गाइड, वो रेफर करता है, अलग अलग बुक्स को रेफर करता है, गाइड वो बनता है, ठीक है। उसके लिए वो सारी जो रेफरेंस बुक्स है वो गाइड है। तो आपके पास भी एक गाइड होना जरूरत है। अब गाइड जो है ये हो सकता है कोई भी एक किताब हो जो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट टू एंड तक आपको समझाए, या कोई एक गाइड हो जो आपको ये प्रोजेक्ट के बीच में अगर कुछ क्वेश्चंस आता है तो वो आपको बता सके। अब दो चीज है। अब मैं ये कहूंगा कि कोई भी इंसान को हम लोग गाइड जब बनाते हैं, कोई भी एक आदमी को या कोई भी एक व्यक्ति को हम लोग एक गाइड बनाते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, हर वक्त हमें पॉसिबल नहीं रहता है कि जैसे अभी मुझसे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो क्या होता है बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम लोग आपको गाइड करने के टाइम में आपको हो सकता है 2 से 4-5 दिन लग जाते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा गाइड है, बुक है आपके पास, जिसमें आपको पूरा 1 to Z, A to Z हर एक चीज अगर उसके अंदर अवेलेबल है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। आपके लिए आसानी हो जाती है कि भाई कोई सिचुएशन के अंदर, कोई चीज के अंदर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो अचानक बिजनेस क्राइसिस हो गए, या मार्केट कंडीशन अचानक डाउन हो गया, इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हो गई है, या आप अगर समझ लो कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया है, हम लोग ट्रांसपोर्ट इस गांव से उस गांव तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे सिचुएशंस बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, तो ऐसे कोई एक गाइड आपके पास होनी बहुत जरूरी है, और वो गाइड को आपने स्टडी किया हुआ बहुत जरूरी है। तो कि मैं ये समझता हूँ कि गाइड की आपको बाद में वो बुक की जरूरत ना पड़े, आपने फुल्ली कॉन्सेंट्रेटली स्टडी किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, तो आपको वो गाइड आपके पास होनी बहुत जरूरी है, जिससे आप स्टडी प्रॉपरली कर पाए। फर्स्ट आप चीज एक नोट डाउन कीजिए। हमारे इस इवेंट का फर्स्ट पड़ाव हम लोग ने देखा, पहला हम लोग ने देखा स्कोप ऑफ बिजनेस देखा। स्कोप ऑफ बिजनेस में मैंने बताया इंडिया के अंदर स्कोप है ही है, लेकिन फॉरेन के अंदर भी इसका स्कोप अच्छा सा है। सेकंड आप पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, आप लिखिए प्रोजेक्ट गाइड की जरूरत है। ठीक है, प्रोजेक्ट गाइड के अंदर ये होता है सेलिंग क्या है, सेलिंग कैसे करना है, आफ्टर दैट आपका मार्केटिंग कैसे करना है, ठीक है, सिचुएशंस वाइज हैंडलिंग कैसे करना है, मतलब इन शॉर्ट मैं बताऊंगा सिचुएशन वाइज हैंडलिंग कैसे करना है, इसकी गाइड आपके पास होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज पे हम लोग चलते हैं। हमें और चीज, कौन सी चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, हमें जो चीज है मशीन्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मशीन्स के ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है, हर एक मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, ये पर्सनली हमें जानना बहुत जरूरी है। मशीन के अंदर के टेक्निकल पार्ट्स जो नॉर्मली आपके लेवल पे आप कुछ कर सके, उसकी जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मशीन्स के अंदर जैसे कि होता है कि फर्स्ट मशीन कौन सी है, सेकंड मशीन कौन सी है। अगर ये सेकंड मशीन बंद होती है, तो हम लोग अगर प्रोडक्शन बिना रुकाए हम लोग को कुछ काम करना है, तो क्या कर सकते हैं। आपके पास प्लान ए है, ए के थ्रू आप काम कर रहे हो। अगर मान लो थर्ड मशीन है जो कि अभी वर्क नहीं कर पा रही है, या कुछ आपको आउटपुट नहीं दे पा रही है, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो मशीन की इंफॉर्मेशन जो है ये प्रॉपर वे में आपके पास होनी बहुत जरूरी है। आप समझ रहे, तो मशीनरी का इंफॉर्मेशन तो है ही, मशीन के नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट आप लिखिए मशीन नॉलेज इज मस्ट। अब मशीन नॉलेज आएगा कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। मशीन नॉलेज जो है, ये जो आप गाइड जो आप बनाते हो या प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उस वक्त में आपको टेक्निकल चीज़ें आपको पूछनी होती है। जहाँ से आपका वेंडर है, जहाँ से आप परचेस कर रहे हो, वहाँ से आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो परफेक्ट चीज़ बन जाती है। अगर आप विदाउट ट्रेनिंग अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे होगा। हाँ? तो अभी जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट करना है, तो आपको जो है मशीन की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सेकंड हम लोग ने देखा मशीन गाइड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है फूड लाइसेंसिंग। हमें फूड लाइसेंसिंग की ज़रूरत है इस फील्ड के अंदर। अब फूड लाइसेंसिंग जो है, बहुत सारे एजेंसीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि भाई चलो आओ, आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, चलो आओ, आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए, आपके KYC डॉक्यूमेंट दीजिए, हम लोग आपको लाइसेंसेस निकाल के दे देंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई लाइसेंसेस आप बाहर क्यों जाते हो, अगर आपको लाइसेंसेस अगर आप खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है, तो इजी है। तो मतलब बोलने का ये पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। फूड लाइसेंसिंग आप खुद निकाल सकते हो, आप खुद बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए वो गाइड जो है, उसके अंदर वो गाइड आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं ये बताऊंगा फूड लाइसेंसिंग के लिए क्या करना है। फूड लाइसेंसिंग के लिए आपको जाना है गवर्नमेंट के वेब पोर्टल पे। ठीक है, गवर्नमेंट वेब पोर्टल के ऊपर जाने के बाद में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आपका प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है। ठीक है, ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी आ रहा है। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट हो रहा है, उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है आपका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कितना है, मतलब इट इज इन केजीज में है, टन्स में है,
मैट्रिक टन्स के अंदर है, जो भी है आपको जितने लेवल पे आपको करना है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फिलअप करना है। आपके एम्प्लॉयज़ क्या है, आपका बिजनेस का जो स्ट्रक्चर आपने जो खड़ा किया है, मतलब उसका जो शेड है, फैब्रिकेटेड शेड है, या आपकी मशीन की जो पोजीशंस है, आपका स्टॉक रूम कैसा होगा, आपका फिनिश्ड गुड स्टॉक रूम कैसा होगा, आपका ऑफिस का लोकेशन क्या होगा। मतलब मान लो ये आपका हम लोगों ने मान लो एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक प्लॉट है, मान लो प्लॉट के अंदर आपने एक साइड में फिनिश्ड गुड्स का शेड बनाया, एक साइड में आपने बनाया रॉ मटेरियल का गुड्स का स्टॉक का गोडाउन बनाया, और आपने आगे बनाया प्रोसेसिंग यूनिट का बनाया, और आगे उसके आगे आपने ऑफिस बनाया। मतलब मान लो ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर आपने बनाया, तो इसका ब्लूप्रिंट होता है आपका जो इंजीनियर है, जिस इंजीनियर के थ्रू आपने ये प्रोजेक्ट बना के लिया है, उस इंजीनियर के सिग्नेचर्स को आपको ब्लूप्रिंट बना के उसको आपको उस ऑफिस में हार्ड कॉपी में सबमिट करना है। अब हार्ड कॉपी जो है, फर्स्ट आपको सॉफ्ट कॉपी मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको हार्ड कॉपी का फाइल बनाना है, और पर्सनली आपको जाना है उस ऑफिस में फूड लाइसेंसिंग ऑफिस में। जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे आपको जो ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट जो मिला है उसको आपको उस फाइल के अंदर आपको लगाना है। ठीक है, उस फाइल के अंदर जैसे आपने लगाया, और उसके ऊपर एप्लीकेशन लेटर एक आपको लगाना है, और वो फाइल आपको सबमिट करना है। अब उसके 2 कॉपीज आपको बनाना पड़ेगा, या तो कुछ ऑफिस में 3 कॉपीज लगती है, कुछ ऑफिस के अंदर 2 कॉपीज लगते हैं। 3 अगर लगती है तो 2 वो लोग लेते हैं, और एक आपको एक्नॉलेजमेंट के थ्रू मिल जाते हैं। अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंट 2 की जरूरत है तो आप 1 दोगे, एक की जरूरत है तो वहां पे 1 सबमिट करोगे, और ऑफिस कॉपी आपके पास 1 आएगा, ताकि आप प्राइमरी लेवल पे आपको कुछ स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 5 दिन की प्रोसेस के अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपको लाइसेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको मिलेगा रेफरेंस नंबर मिल जाएगा वहां पे, जिस रेफरेंस नंबर से आप थोड़ा सा काम स्टार्टअप ले सकते हो। अगर आपका काम मैट्रिक टन्स के अंदर आप ले रहे हो तो आपको प्योरली लाइसेंस लेने के बाद में ही काम स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप केजीज और टन्स मतलब बहुत कम पैमाने पे, छोटे पैमाने पे स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने एक इंटीमेशन तो दे दिया, आपको एक स्टार्टअप आईडी मिल गया, और उस आईडी के थ्रू आप कर सकते हो। और वहां पे वो आपका जो ऑफिसर है वो बताएगा, जैसे आपने वहां पे लोगो सबमिट किया है, आपका प्रोडक्ट का पैकिंग कैसा होगा वो सबमिट किया है, अगर उस नॉर्म्स में कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो आपको बताएगा, भाई ये सारे चेंजेस आप करा के ले लो। तो मोस्टली ये होता है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये अपना प्रोडक्ट जो है पैकिंग लेवल पे जाएंगे, मतलब हम लोग एक ब्रांडिंग के हिसाब से अगर आप करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली पूरा लाइसेंस मिलने के बाद में ही हम लोग करेंगे। अगर आप अनपैकिंग के अंदर हम लोग काम करना चाह रहे हो, 2 चीजें हो गई यहाँ पे, देखो आप लिख लो यहाँ पे 2 चीजें, एक पैकिंग ब्रांडिंग के अंदर अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमें लाइसेंस की पूरी एंड नंबर मिलने के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर हम लोग अनब्रांड में कर रहे हैं जहाँ पे पैकिंग नहीं है, मतलब जहाँ पे लेबलिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल एक कैरी बैग के ऊपर आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज छपवा रहे हो या स्क्रीन प्रिंट करा रहे हो और आपका आईडी डाल रहे हो, तो उसमें आपको काम स्टार्ट कर सकते हो आप, बिकॉज यूआरएल नंबर पे। लेकिन अभी यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आपको, पर्सनली सजेस्ट ये रहेगा, आपके स्टेट के हिसाब से, आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो रूल्स रहेंगे वो वैरी रहेंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे, लेकिन जो बेसिक जो थंब रूल जो मैं बता रहा हूँ आपको वो सबके यहाँ पे सेम है। लेकिन मैं आपको एक अपील करना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई आप जो है आपका लाइसेंस पूरी तरह से, मतलब आपका पूरा ब्लूप्रिंट सबमिट होने के बाद में आपका जो आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू इन द सेंस आपको बस कैजुअली डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली जाके बात करनी होगी, और आपकी आईडी आपको बाय हैंड लेना होगा, या आपको मेल के थ्रू मिलेंगी या आपको हार्ड कॉपी के थ्रू मिलेंगे। इट डिपेंड आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर से आप करा रहे हो, वहाँ के प्रोसीजर के हिसाब से। लेकिन ऑनलाइन प्रोसीजर और हार्ड कॉपी सबमिशन प्रोसीजर इट इज अ कॉमन। अब यहाँ पे चीज क्या होगी, यहाँ पे आपको फाइनल करने के बाद में ही आपको मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप स्टार्ट करेंगे, ताकि अनब्रांड हो या ब्रांडिंग हो, दोनों मामलों में हमारी क्लैरिटी एक अच्छी आएगी कि ये आईडी के थ्रू मैं चल रहा हूँ मार्केट में, और कॉन्फिडेंटली हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक है, तो फूड लाइसेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फूड लाइसेंस के बिना कोई भी काम आप स्टार्ट मत कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई चलो फूड लाइसेंसिंग का बाद में देखेंगे, चलो काम तो शुरुआत कर लेते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। स्ट्रिक्टली वार्निंग रहेगा कि इतना अच्छा काम कर रहे हो भाई, और बोलते हैं ना कि भाई टचअप और फाइनल टचअप को क्यों छोड़ना है। ठीक है ना, अब खाना बन गया है,
रेसिपी हमारा एक चीज़ बन चुकी है, अब बन चुकी है, आप खा सकते हो उसको। लेकिन अब वही चीज़ को अगर आप निकाल के प्लेट में डाल के उसको अच्छा सा सजा के आप अगर उसको सर्व करोगे तो वाह, क्या उसका टेस्ट होगा। और वैसे उसको देख के ही हमारा आधा पेट भर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो फैक्ट्री रेडी हो गया, सब कुछ हो गया। अब लाइसेंसिंग के लिए आप डिले मत कीजिएगा। लाइसेंसिंग जो है आप पहले ही प्रोसेस में डाल दीजिएगा। जब भी आपका प्लानिंग वगैरह पेपर पे ही काम बनता है ना, तभी आप फर्स्ट जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक चीज़ आपको नोट डाउन करके रखनी है। जो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, ठीक है, वो गलतियां दूसरों से हमें गलतियों सीख के हमें सीखना होता है ना। दूसरों के लोगों से हमें सीख के हमें सीखना होता है कि क्या करना है। तो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप ये गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो फूड लाइसेंसिंग हमें पहले ही लेना है। आफ्टर दैट थोड़ा सा और लीगलिटी में जाते हैं हम लोग। डीआईसी लाइसेंसिंग की जरूरत है हमें, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफिस जिसे हम लोग कहेंगे। आपके सिटी के अंदर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे आपको जाना है या आपको ऑनलाइन ही करना है। यहाँ पे आपको उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको डीआईसी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ों के अंदर होने के बाद में एसआई रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका एक्नॉलेजमेंट आपको ऑन द स्पॉट मिलेंगे। अब इसके लिए आपको क्या है, आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर आपका मोबाइल नंबर आपको लिंक करके लेना है। अगर मतलब आप फॉर्म भर रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बार हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई सर मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑनलाइन खुद से भरने का, लेकिन भर नहीं पा रहा हूँ। और इसलिए एक छोटा सा होता है कि आपके आधार कार्ड को आपका सिम नंबर लिंक्ड नहीं होता है। पहले ये कोई भी आप यहाँ पे फूड लाइन के अंदर आप आ रहे हो या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो, अगर आधार कार्ड लिंक करो, ऐसा कोई गवर्नमेंट पोर्टल पे आप जा रहे हो, तो आप पहले एंश्योर कीजिए, आप श्योरिटी कीजिए कि आपके पास आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल से लिंक्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जाइए पहले आपके आधार सेंटर पे जाइए, वहां पे आपका आधार कार्ड जो है, आपके सिम नंबर, जो आपका पर्सनल सिम आप जो इस्तेमाल करते हो, जिस सिम को आपने डॉक्यूमेंट्स अपने दिए हैं, उस सिम पे आपका ये मोबाइल लिंक करा के लीजिए। ये लगभग 1 से 2 दिन के अंदर आपका लिंकिंग हो जाता है, या कभी कभी 1 घंटे के अंदर भी हो जाता है। इट डिपेंड, आप पहले इंश्योर कीजिए लिंक्ड हुआ है। लिंक होने के बाद में आप जाएंगे आपके डीआईसी ऑफिस के ऑफिस साइट पे जाएंगे, मतलब जो उद्योग आधार है वहाँ पे भी आप रजिस्टर करेंगे, एसआई का रजिस्ट्रेशन करोगे। मतलब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, ये आप चीज़ करा रहे हो, वहाँ पे आप इसका एक्नॉलेजमेंट लोगे। सेकेंड स्टेप हो गया आपका, ठीक है। अब ये होने के बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईएसओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना है। आईएसओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना है। आपको कोई कंपल्शन नहीं होता है आईएसओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का। आईएसओ का मतलब क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंसिंग। अब इसको आप सर्टिफिकेट के तौर पे बोलो या लाइसेंसिंग के तौर पे बोलो, लेकिन ये क्यों लेना है हमें, ये एक स्टेप आता है आपकी कंपनी में। जैसे कि मान लो आपने फूड लाइसेंसिंग ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन ले लिया। कंपनी रजिस्ट्रेशन के पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब उसका भी ले लिया। अभी आपका पूरा फैक्ट्री खड़ा हो गया है, आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, आपके एम्प्लॉयज फिक्स हो गए हैं। मतलब मान लो अब 2 दिन के बाद में आपकी कंपनी का ओपनिंग है, उससे बिल्कुल 1 हफ्ता पहला आपको आईएसओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है। आपकी कंपनी को आईएसओ कराना है आपको। अब आईएसओ कराना है आपको, या आईएसओ क्यों कराना है? आईएसओ इसके लिए कराना है, देखो आप हमसे क्या करते हो कि हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लेते हो। आप हमसे क्या करते हो कि नॉर्मली जो है प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है, इसका सर्वे रिपोर्ट्स हमसे ले लेते हो। ये सब कुछ ले लिया आपने, हमारे पास से प्राइमरी स्टेज वाली सारी चीजें ले ली। इंप्लीमेंट आपको करना है ना भाई, इंप्लीमेंट जो है आपको करना है। आप इंप्लीमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे तो ही आप अच्छा सा कुछ बन पाएंगे, है ना। तो आईएसओ का जो बंदा होता है, जो भी कंपनी से आप आईएसओ ले रहे हो, तो वो बंदा क्या करता है, उसको बोलो कि भाई मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आजकल मार्केट के अंदर आईएसओ सर्टिफिकेट आपने सर आज रात में अप्लाई किया तो कल सुबह आपके सामने आईएसओ सर्टिफिकेट हाजिर होता है। मैं आईएसओ सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईएसओ
को आपके कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हूँ। समझ रहे मेरे पॉइंट को? आईएसओ इसके लिए इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो जो बंदा है वो ऑडिट के लिए आपके पास आएगा, आपको समझाएगा कि आपका मैनेजर क्या करेगा, आपका अकाउंटेंट का क्या ड्यूटी है, आपका क्या ड्यूटी है, आपका मशीन्स के आजू बाजू में क्या आपको नोटिस लगानी है, या आपको क्या चीज़ें वहाँ पे हाईलाइट्स करनी है। मशीन्स के अंदर अगर कुछ सेफ्टी मेजर्स आपको देखने हैं, भाई ऐसा ना हो ना कि भाई मशीन तो लगा दिया और गलती से कोई लेबर को कुछ प्रॉब्लम आ तो इसका ब्लेम आपके ऊपर आएगा ना। तो इससे पहले हम लोग को सारी सेफ्टीज जो है वो परफेक्ट रेशियो में हमें करानी होती है। विदाउट दैट आप कुछ मत कीजिए, ठीक है। मैं ये यहाँ पे मैं आप मुझसे आए हो इवेंट में ताकि ये प्रोजेक्ट को समझ सके। मेरा ड्यूटी है हर एक पॉइंट आपको सामने शेयर करूँ ताकि आपको आइडिया आए कि भाई हम लोग एक अच्छे लेवल पे एक अच्छा स्विंग जो है वो कैसे ले। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि देखो ये सारी चीज़ें आपने सुनी है, पहले आपने सुनी है, फुल लाइसेंसिंग सुना है, लेकिन जब एक्चुअली हम लोग इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही है तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि भाई ये जो स्टेप बाय स्टेप कब कौन से स्टेप में क्या करना है, ठीक है। तो आईएसओ स्टेप मैंने अभी बता रहा हूँ ताकि ये पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। आपकी कंपनी को मान लो एक हफ्ते के अंदर ओपनिंग है, अपने एम्प्लॉयज वगैरह पूरे ले लिया, तो आईएसओ ऑडिट करा के फिर आप आईएसओ सर्टिफिकेट ले लो। विदाउट ऑडिटेड आईएसओ सर्टिफिकेट के जैसे कंपनियां होगी जो डायरेक्ट दे रही होगी वहां से आप मत कराएगा, क्योंकि हमें आईएसओ का लेबल नहीं चाहिए, हमें आईएसओ ऑडिटेड सर्टिफाइड कंपनी चाहिए। आपकी कंपनी बेस्ट वे में तब चल पाएंगी तब उसको थर्ड पार्टी कोई इंस्पेक्शन करता है। अब मैं समझाता हूं। मान लो मैंने ये कपड़े पहन लिए, मुझे ये पसंद है तो ये मैंने पहन लिया। अब कभी कभी मैं ऐसा होता है कि कोई विलेजेस के अंदर जाता हूँ या गर्मी के इलाके में जाता हूँ तो वहां पे मुझे चेंज करने होंगे, वहां पे मुझे उसके हिसाब से मुझे चलना होगा। लेकिन अगर आई एम कंफर्टेबल तो मुझे ऐसा लगेगा ये सही है, ये सब कुछ सही है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी बोल रहा है, ठीक है, अब मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन कोई तीसरा बंदा अगर वहां से बोल रहा है सर यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं उसको क्लीन कर लूंगा, ठीक है ना। तो यही होता है आईएसओ का। हमें क्या लगता है, जैसे मेरी कंपनी है तो मुझे लगेगा अरे सब कुछ ठीक चल रहा है, अकाउंटेंट आ गया, मैनेजर आ गया, परचेस मैनेजर आ गया, सेल्स का बंदा आ गया, हर एक टीम परफेक्ट है, रॉ मटेरियल का गोडवान रेडी हो गया है, गुड्स रखने की जो जगह है वो परफेक्ट हो गई है, ठीक है। ये सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है। लेकिन आप सोचोगे कि अगर थर्ड आदमी आपको पास आता है और वो आपको सजेशन देता है तो वो ऑब्जर्व करके देता है जो हमारी कभी कभी नजरों के सामने से रह जाती है। देखो आप मैं आपको देख रहा हूं अब मेरे नाक के नीचे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, कहावत है, एक पुरानी लोगों की कहावत है, अपने नाक के नीचे क्या चल रहा है वो कभी कभी नहीं पता चल रहा है। तो ये नाक के नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूं कि क्या है ना। तो इसके लिए मैं आईने का सहारा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आईने का सहारा लेता हूँ और वो आईने में मैं देखता हूँ कि भाई ओके परफेक्ट दिख रहा है, ओके परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने आईने का सहारा लिया, मतलब क्या, अपनी कंपनी के अंदर मुझे एक आईने की जरूरत है। वो आईना होगा आपका आईएसओ सर्टिफिकेट प्रोवाइडर। लिख लो, आईएसओ सर्टिफिकेट प्रोवाइडर। हमें जज करने वाला कोई ना कोई बंदा हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। हमें ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई दिवाली के लिए मैंने बम्पर प्राइस बनाया, परफेक्ट है, बहुत बहुत अच्छा, परफेक्ट, मैंने बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन भाई उसको थर्ड एंगल से देखने वाला कोई बंदा होना चाहिए, आपके सामने आपको आईना दिखाने वाला कोई बंदा होना चाहिए, ताकि आप उसको अच्छा से और अच्छे से गेटअप करके लेके आए। देखो मान लो आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन अगर कपड़े ढंग के नहीं होंगे या आपने अगर कुछ ढंग का नहीं होगा और आपको पता नहीं है और आप डायरेक्टली वो पार्टी में जा रहे हो या कोई शादी के अंदर जा रहे हो, कोई प्रोग्राम के अंदर जा रहे हो, मान लो आपका चेहरा का कुछ लगा हुआ है, अब ऐसे ही चले गए, रेडी हो गए बिना आईना में देखे, आपको लगा हाँ सब ऊपर से नीचे देखा, बूट शूज सब कुछ रेडी, शर्ट
टाई पैंट सब कुछ अच्छा है, चलो चल दिए, और मान लो गलती से कुछ लगा हुआ है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब वहां पे उस प्रोग्राम के अंदर हमारा एक तो मजाक होगा या आपका दिल दुखेगा, ठीक है, अरे भाई ये क्या हो गया। तो उससे बेटर है ना, आपने सब तैयारी तो कर ली, अब बस आईने में तो देखना है। आप क्या करते हो, एक आईने के अंदर आप देख लेते हो, एक बार तो नजर डालते हो ना अपने आप पे कि भाई सब कुछ ओके हुआ है या नहीं हुआ है, गेटअप ओके हुआ है कि नहीं हुआ है, शेविंग अगर आपने कर ली है तो वो ओके हुआ है या नहीं हुआ। अगर लेडीज इवेंट्स देख रही है तो आप देखते हो ना क्या सिर्फ रेडी हो गया और चले गए, नहीं, आप रेडी होने के बाद में भी आप अपने आप को आईना में देखते हो, आईने में आप ये देखते हो कि भाई ओके हुआ है या नहीं। फिर आप सेकेंड स्टेप लेते हो कि हाँ इट्स ओके ना, अब मैं प्रोग्राम में जाने के लिए रेडी हूं। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आईना जो है वो है हमारा ISO सर्टिफिकेट प्रोवाइडर। तो आप जब कंपनी बनाओगे तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है ISO सर्टिफिकेट ले लिया बस हो गया। ISO सर्टिफिकेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारे बहुत सारी कंट्रीज ने ये मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स बहुत सारे बनाए हैं कि रिसेप्शन कैसा होना चाहिए, रिसेप्शन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आफ्टर दैट रिसेप्शन के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को लग के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को लग के सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट को लग के भाई सेल्स आफ्टर सर्विस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें। तो एक्सपर्टाइजेशन कैसे लाए, ये सारी चीजें आपको सीखनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप ये मत सवाल कीजिएगा कि भाई मैं तो छोटी कंपनी बनाने चाह रहा हूँ, ये कहाँ डिपार्टमेंट बनाएंगे हम लोग, ये कहाँ मार्केटिंग। भाई आप अगर एक कंपनी लगा रहे हो तो एक तो बंदा आप मार्केटिंग का रखोगे, एक तो सेल्स का बंदा रखोगे, एक तो अकाउंट्स का बंदा रखोगे। आप अगर कंपनी बनाने की सोच रहे हो तो कम से कम 6 से 7 लोगों की टीम तो कम से कम पहले शुरुआत में तो बननी है आपकी। और अगर पहले दिन अगर आपने सही ढंग से प्रॉपर वे में हर एक चीजें क्लैरिटी से किया तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। छोटी छोटी चीजें आपको जो इंप्लीमेंट करनी है और आपको सक्सेस लेना है, ठीक है, समझ में आया। तो थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं मैं। पहले हम लोगों ने देखा स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है, फिर हम लोग ने देखा गाइड होनी बहुत जरूरी है, फिर हम लोग ने देखा मशीनरीज की इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या हमें चीजें चाहिए, फिर हम लोगों ने देखा हमारे फूड लाइसेंसिंग कौन से लेने हैं, कैसे लेने हैं, फिर हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट लाइसेंसिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए हमें, और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ISO रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में लेके चलता हूं और आपको क्या स्किल्स चाहिए। अब एक स्किल ऐसी मैं आपको डिस्कस करूंगा जो कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, अगर आप खुद लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना चाह रहे हो तो आपके अंदर क्या कला होनी चाहिए। अगर आपने एक बंदा लगाया है, मान लो आपको लगा कि भाई जो भी है मैं लेटर्स या कोई गवर्नमेंट के साथ में डीलिंग करना है या कोई टेंडर की डीलिंग करना है या किसी को लिखा पढ़ी करना है तो मैं नहीं करूंगा, मेरा मैनेजर करेगा। या आपका मैनेजर अगर आप नहीं रख रहे हो तो आप खुद ही काम करने वाले हो तो आप खुद, तो आपके अंदर क्या कला होनी चाहिए, आपके पास ये कला होनी चाहिए कि बिजनेस लेटर राइटिंग कैसा होना चाहिए। अब लिंक देखो, कहीं ना कहीं कुछ आपको लग रहा होगा अरे पोहा का इवेंट चल रहा है और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस लेटर राइटिंग का। बॉस, कंपनी होता है, चाहे वो पोहा मैन्युफैक्चरिंग हो या जूस मैन्युफैक्चरिंग हो या आप शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ा कर रहे हो या आप प्लास्टिक इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हो, कोई भी टाइप का कंपनी हो, आपको ईमेल लिखना तो होता ही है, आपको पत्र लिखना होता ही है, आपको लेटर लिखना होता ही है, राइट ना। तो लेटर राइटिंग का जो स्किल है, नॉर्मली लेटर राइटिंग स्किल में इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कुछ एक खुफिया आइडिया होता है और आपको लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर मुझे चाहिए, उससे आप कुछ ईमेल लिख रहे हो या आप उससे कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है, या उससे कोई मैसेज कर रहे हो आप, या उससे कोई व्हाट्सअप कर रहे हो, तो 4 लाइन के अंदर 10 लाइन के अंदर आपको क्या समझाना है, किस तरह से समझाना है, ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आता है
तो ऐसा होता है बहुत सारा आप मैटर लिख देते हो, इतना लंबा चौड़ा। आप व्हाट्सएप पे आप बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन हो गए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अभी लाइव इवेंट में, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, हाँ बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर हम लोग तो ज्वाइन है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन है तो अगर बहुत लंबा मैसेज आता है तो आप कितने लोग हैं यहाँ पे जो उस ग्रुप के पूरे आर्टिकल पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम तो पढ़ते ही नहीं है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम लोग तो सिर्फ वीडियो और फोटो देखते, जो लिखा होता है मैक्सिमम 4 से 5 लाइन ही हम लोग रीड करते हैं। हाँ ये सही है, मेरे साथ में भी ऐसा होता है, आपके साथ में भी ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग स्टार्टिंग की 4-5 लाइन पढ़ते हैं और अगर हमें अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो हम लोग एंड तक पढ़ते हैं। अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो हम लोग एंड तक नहीं पढ़ते उसको। तो अभी इसमें आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे कि लेटर राइटिंग स्किल आपको डेवलप करनी है। लेटर राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको ईमेल राइटिंग, व्हाट्सएप राइटिंग और एसएमएस राइटिंग, ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, ताकि प्राइमरी लेवल पे आप जब बॉस हो कंपनी के तो आपको कोई चीज़ समझानी है किसी को बिना फ़ोन पे, क्योंकि जब आप कंपनी के अंदर एंटर करते हो ना सर, तो आपको फोन पे ज्यादा बात करने को वक्त ही नहीं मिलेगा। अगर आप फ्री हो तो भाई दूसरा बंदा सामने वाला फ्री नहीं है, वो क्या करेगा, अपने कंप्यूटर पे काम करते करते आपका ईमेल ड्रॉप देख लेगा। तो ईमेल में आप 4, 5, 10 लाइनों के अंदर जो भी है प्रॉपर वे में आप उसको बताओगे, स्वीट हो, शॉर्ट हो और आपकी बात जो हो पूरी तरह से उसको समझ आए, ऐसा आपको स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपके सामने क्वेश्चंस उठा रहा हूं और उस क्वेश्चंस को शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करें, इसके अंदर आप क्वेश्चंस लिखते जाइए। और आप मैं अभी आपने नोटिंग भी किया होगा, फूड लाइसेंसिंग के बाद में आपने डीआईसी लाइसेंस आपने सबमिट किया, आईएसओ लाइसेंसिंग होना बहुत जरूरी है, ये लिखा आपने 5वां पॉइंट, और आपने 6th पॉइंट लिखा बिजनेस लेटर राइटिंग स्किल्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप पोहा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो। आफ्टर दैट आपको और किस चीज की जरूरत है इस प्रोजेक्ट के अंदर? आपको जरूरत है ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या बॉडी लैंग्वेज हो या टारगेट सेटिंग हो। अब एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग का भी जिम्मा आपके ऊपर है। क्यों? आप तो बॉस है, तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग क्यों देना है? अरे भाई, जब आप कोई चीज कर रहे हो, आपकी टीम है, उस टीम के थ्रू आप कुछ काम लेना चाह रहे हो आपके मैनेजर से, आपके अकाउंटेंट से, आपके मार्केटिंग मैनेजर से, आपके सेल्स के आदमी से आप कुछ काम लेना चाह रहे हो, तो आपके दिमाग में है कि भाई आज शाम तक, आज इस महीने के अंदर हमें इतना सेल्स लेके आना है। ठीक है, लेकिन आप सेल्स ही नहीं लेके आ रहे हो तो कैसे आपके दिमाग में जो टारगेट है वो बंदे को आपने बता दिया, लेकिन उसको स्ट्रेटेजी नहीं समझे कैसे करना है, अगर उसको ट्रेन नहीं किया आपको कैसे करना है, तो वो आपका रिजल्ट फुलफिल नहीं करेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका सेल्स रेशियो नहीं बढ़ेगा। आपको क्या करना होगा यहाँ पे? आपको आपकी टीम को ट्रेनिंग देना होगा। अब ट्रेनिंग देना है तो आपको कोई ना कोई एक बंदे से आप खुद या तो ट्रेंड हो जाइए कि क्या ट्रेनिंग देना है एम्प्लॉयज को, या तो फिर आप आप एक तो मंथली या क्वार्टरली या ईयरली आपके एम्प्लॉयज के लिए आप ट्रेनिंग सेशंस अरेंज कीजिए, जहां पे आपके ट्रेनिंग मतलब आपके कंपनी के अंदर ही 2 से 4 दिन या 3 दिन का आपको प्रोग्राम आपको रखना है और आपकी टीम को ट्रेन करना है आपको। देखो, टीम ऐसे होता है ना कि ये मत सोचो कि भाई जो बंदा आपने लिया है वो छोड़ के जाएगा, फिर इसको ऊपर मैं क्यों खर्च करूं, इसको क्यों ट्रेनिंग दूं मैं। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग प्रोसेस एक ऐसा है ना कि कभी ना खत्म होने वाला ट्रेनिंग प्रोसेस है। अगर मान लो आज कंपनी आपका जो है मंथली 1 लाख कमा रहा है, तो अगर आप और कंपनी को एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे तो आप उनको सिखाओगे 2 लाख कैसे कमाना है, फिर उनको ट्रेन करोगे 3 लाख कैसे कमाना है, और फिर 4 लोग जब और आप जुड़ोगे कंपनी में तो आपका काम आसान हो जाएगा कि भाई आप वो जो ट्रेंड आदमी है उसके अंडर अगर वो आदमी दोगे तो वो उसको ट्रेन कर देगा, और हम लोग हमारा जो ग्रिप है, जो चैनल रेशो है वो बढ़ता जाएगा।
मतलब मान लो एक कोर्स हम लोग स्टार्ट किए तो इसका बेस जो है फैलता 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 बढ़ता 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 जाएगा और एक पिरामिड की तरह हम लोग हायर रेशियो में सॉरी ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। तो इन शॉर्ट मतलब आपको समझ आ रहा है कि एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग होना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉयज के अंदर ट्रेनिंग के अंदर हम लोग क्या सेशन सिखाते हैं, टारगेट अचीव कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशंस के अंदर भाई एक की बात को सुन लो आप पहले, आप बॉसिंग नहीं करना है आपको, बॉसिंग कभी भी मत करो भाई। बॉसिंग अगर आप कर रहे हो आपकी कंपनी में कि भाई मैं बॉस हूँ मेरी बात सुननी चाहिए, ये तो यहाँ देखो मुझे एक हमारे पिताजी ने मुझे एक बात समझाई थी कि कोई भी आदमी आपके पास काम पे आता है तो वो अपने शौक से नहीं आता, अपनी मजबूरी से आता है। अगर कोई एक बंदा आपके पास आ रहा है तो किसी का हाथ के नीचे काम करने को पसंद नहीं होता है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, उसके लिए आ रहा है। लेकिन उस मजबूरी को अगर आप उसको एहसास ना देते हो, उसको एक अपना फीलिंग दे रहे हो, कहते हैं ना कि कंपनी इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ फैमिली। एक कंपनी ऐसी क्रिएट करो कि वो आपकी फैमिली बन जाए, वो जो आपके लिए बंदा काम कर रहा है वो उसको ऐसा फीलिंग हो कि भाई बॉस बॉस नहीं है, वो बॉस अपना बंदा है। ये थोड़ा सा आप क्रिएट कहीं ना कहीं करना है आपको, ठीक है। वो मैं आपको ट्रेंड करूंगा, लेकिन पॉइंट जो है आप समझने के लिए मैं हर एक पॉइंट्स आपके सामने में रखता जा रहा हूं ताकि आप समझो कि ये आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैंने पहला क्वेश्चन ही आपके सामने उठाया था कि ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हो तो आप पोहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ा कर सकते हो। अगर ये सारे जो पॉइंट्स मैं कह रहा हूं अगर ये आपके हाथ से नहीं हो सकती है तो भाई आप इवेंट छोड़ के अभी चले जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि सक्सेस अगर आपको चाहते हो तो कहते ना 1% भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, 1% भी आपकी मेहनत के अंदर आपको छोड़ना नहीं चाहिए। हर एक पॉइंट आपको इस्तेमाल करना है। आपने वो बचपन में आपने वो खरगोश और केचुए की कहानी सुनी होगी। केचुआ और खरगोश जो होता है इनकी दोनों की रेस लगी होती है। अब रेस में ये होता है कि सब लोगों को तो पता होता है खरगोश तो फास्ट भागेगा, कछुआ तो स्लो भागेगा, लेकिन कछुआ अपना लगा है, अपना बेस्ट देने में लगा है, वो 1% भी रुकता नहीं है, मतलब वो अपना लास्ट बेस्ट मूवमेंट भी देने की कोशिश करता है। लेकिन खरगोश पता नहीं एक अपने लहर में रहता है और चलो वो बोलता है कि चलो अभी केचुए को आने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा, तब तक आराम कर लेता है, ठीक है। और केचुआ जो है धीरे 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 करके निकल जाता है और वो रेस विन विन हो जाता है। तो यहाँ पे ये इस स्टोरी से हम लोग ये समझ में आता है कि एक एक पॉइंट आप एम्प्लॉय के ऊपर भी काम करो। आप मैंने पहले बताया, पहले आप कंपनी के लिए काम किया, आपने मशीनरीज के ऊपर काम किया, आपने फूड लाइसेंसिंग के ऊपर काम किया, आपने इंडस्ट्री कैसे खड़ा करना है उसके ऊपर काम किया, आपने अपने बिजनेस स्किल्स को कैसे डेवलप करना, मतलब आपने आप पे अपने काम किया। तो आपके अपने एम्प्लॉयज के ऊपर भी काम करना चाहिए आपको। अभी आपको पॉइंट इसका जो मजा है वो अभी आपको समझ में आ गया कि एम्प्लॉयज को क्यों ट्रेन करना है, एम्प्लॉयज को क्यों समझाना है। तो इसके पीछे का जो रीजन मैंने अभी आपको शेयर किया कि यही रीजन है कि आपको एम्प्लॉयज मतलब 1% भी आपको नहीं छोड़ना है। आप सही है, आप बेस्ट हो, आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, लेकिन आपने जिसको अपॉइंट किया अगर वही आपके प्रोडक्ट को मोटिवेटेड बेच नहीं पा रहा है तो हमारी टीम जो है क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगी। मतलब मान लो आपके पास बहुत अच्छी BMW कार है और बहुत जबरदस्त अंदर फीचर्स है, फुल्ली लोडेड कार आपके पास अवेलेबल है, आपने बहुत अच्छे से ले लिया है, सब कुछ लिया है और बहुत लॉन्ग ड्राइव पे आप निकल चुके हो और उसमें से कोई एक पीछे वाला जो टायर है वो अचानक से क्या हो गया, पंचर हो गया। मान लो ट्यूबलेस है लेकिन फिर भी मान लो पंचर हो गया, धोखा दे दिया ना। गाड़ी अच्छी है, इंजन अच्छा है, सबसे टॉप दुनिया की टॉप क्लास गाड़ी में से गाड़ी में आप बैठे हो, इंटीरियर है, सब कुछ है, लेकिन एक पहिया अगर पंचर हो रहा है ना भाई तो आप BMW भी नहीं चला पाओगे, है ना। तो मतलब पॉइंट क्या है मेरा पॉइंट ये है आपको समझाने का कि ये 4 जो पहिए हैं ये हमारे एम्प्लॉयज हैं जो पूरी कंपनी को तेजी से लेके भाग रहे हैं,
ठीक है। एक मार्केटिंग टूल जो है, ये एक टूल है, मार्केटिंग टूल है, जो एम्प्लॉय जो है आपके मार्केटिंग टूल है। तो इनको आपको प्रॉपर ट्रेन करना है और करना ही है। अगर आप आपके एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेन नहीं कर रहे हो और विदाउट ट्रेन अनट्रेन्ड लोगों के साथ में अगर आप काम कर रहे हो, देखो तो क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्सपीरियंस्ड वाले बंदे को लेके ही काम करो। अनएक्सपीरियंस रहेगा तो उसको ट्रेन करा सकते हो आप एक्सपीरियंस बंदा है और वो भी काम कर चुका है, लेकिन एवरीवन नीड्स अ ट्रेनिंग। मुझे ये बताओ, BMW गाड़ी है, सब कुछ ओके है, मान लो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर आपने चलाया, तो आप व्हील बैलेंसिंग करते हो या नहीं करते हो? आप टायर को चेकअप, हवा चेकअप, ये सब कुछ कराते हो नहीं कराते हो? मतलब ये चेकअप मतलब क्या है कि इसको एक प्रोसेस करते हो, इसको ट्रेनिंग करते हो। मतलब आप देखते हो कि ये बंदा कहाँ कम पड़ रहा है, अगर इसका ये कम पड़ रहा है तो इसको यहाँ पे ट्रेन करो, अगर ये बंदा यहाँ पे कम पड़ रहा है तो उसको ये ट्रेन करो, उसको मोटिवेट करो, और ताकि आपकी टीम जो है एक कार की वजह से बूम कर सके, बहुत जबरदस्त आपकी स्पीड बन सके। तो दैट्स वाई मैं ये कहना चाहूँ कि ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है आपके एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे आजकल ट्रेंड चल रहे हैं मार्केटिंग के अंदर। पहले तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग, नॉर्मल मार्केटिंग, डोमेस्टिक और कमर्शियल मार्केटिंग होती थी, लेकिन अभी जो है डिजिटल मार्केटिंग का भी जमाना आ चुका है। और पोहा इंडस्ट्री को भी हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी इसको बहुत सारा सहारा जा रहा है और इसकी डिमांड डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी अच्छी खासी बढ़ते जा रही है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको मार्केटिंग का भी ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बिजनेस, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो देखो, या आप एक MBA स्टूडेंट हो, या आपने BBA किया है, या आपने कोई मैनेजमेंट का कोर्स किया है, तो ऐसा है ना, मतलब मुझे ये कहना है कि कभी कभी किताबी नॉलेज भी कभी कभी काम नहीं आ पाती है। देखो, किताब में लिखा है कि ऐसा ऐसा करने से ये होता है, ठीक है, ये कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है बॉस, ये कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है ही नहीं कि भाई मैंने 1+1 जोड़ा तो मुझे 2 ही मिलना है। मार्केटिंग चीज ही अलग है। मार्केटिंग चीज एक ऐसा अलग प्रोसीजर है, हमेशा वो सस्पेंस में रहता है, हमेशा वो एक सस्पेंस में चलता है। मार्केटिंग टूल आपने आपका 100% दे दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि अरे यू गेट 10% ओनली, तो आपका माइंडसेट पहले ही आपको रेडी रखना है कि भाई सस्पेंस है, बट वो सस्पेंस आपकी गेसिंग पावर सस्पेंस से भी बड़ी होनी चाहिए। फिर से बताता हूं, आपकी जो मार्केटिंग है वो एक मैथ्स की तरह नहीं है, 1+1 2 आएगा ही आएगा। मैथ्स में आप श्योर होते हो 1+1 मतलब 2 है ही है, इसका आंसर ही 2 है। लेकिन मार्केटिंग इज नॉट अ मैथमेटिक्स मेरे भाई, मेरे बॉस। मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स अपने जगह पे है, ये मार्केटिंग जो है ये जो है सस्पेंस पे चलता है। आपने 100% लगा दिया, 100% में से आपको हो सकता है 100% आए, 90% आए, 80% आए, 20% आए, 5% आए और 0% आए। यस, मार्केटिंग एक ऐसा है, वो सस्पेंस है, सस्पेंस है। ओके, चलो ये तो प्रूव हो गया कि भाई चलो मार्केटिंग जो है, हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं कभी कभी वो सस्पेंस रहता है कि क्या होने वाला है। आज मैंने न्यूज़पेपर में 5 लाख की ऐड दे दिया, या मैंने आज न्यूज़पेपर में 5000 रुपए की ऐड दे दिया, या मैंने आज न्यूज़पेपर में 500 रुपए की ऐड दे दिया। आप बताइए मुझे कितने आप कस्टमर आ सकते हैं आपके पास? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइव हम लोग कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए। कोई बता रहा है 10%, कोई बता रहा है 60%, ओके, कोई बता रहा है 3%, ओके। देखो, अब मैं यहां पे प्रोसेस आपको बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग किसने की। मार्केटिंग कंपनी आपकी है तो मार्केटिंग ऑब्वियसली आपने किया। प्लान किसने डिजाइन किया? ऑब्वियसली आपकी कंपनी, तो प्लान आपने एग्जीक्यूट किया, आपने डिजाइन किया, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि मार्केटिंग इज ऑलवेज सस्पेंस, सस्पेंस रहता है कि क्या होने वाला है पता नहीं, कितना आउटपुट आने वाला है पता नहीं। रेशियोज जो होते हैं ये एनालाइजिंग रिपोर्ट की तरह चलते हैं। आपने सही सुना, एनालाइजिंग रिपोर्ट के थ्रू हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं।
अब मार्केटिंग जो है इसका जो डायरेक्शन है ये सस्पेंस में जा रहा है, तो सस्पेंस जो लेवल है, इस सस्पेंस से भी ऊपर का लेवल आपका होना चाहिए गेसिंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कमॉन, मार्केटिंग से जो है सस्पेंस से आगे आपकी होनी चाहिए गेसिंग पावर। गेसिंग पावर अगर आपकी अच्छी होगी, गेसिंग पावर आप अगर अपने अच्छा एनालाइजिंग बना के रखा है, आपने सोचा है कि हाँ ये जो कहते हैं ना हम लोग कि गेसिंग ये मेरा 10% आना है, अगर 10% से 11-12 आ गया तो ओके, 10% से आपका 8-9 आ गया तो ओके, लेकिन 10% आपका गेसिंग है और आपके पास 1 या 2 आ रहा है